आजादी का अमृत उत्सव आज के कार्यक्रम की श्रृंखला के तहत चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के हॉबी क्लब द्वारा आयोजित आज के इस कवि सम्मेलन में उपस्थित कुलपति महोदय प्रोफेसर आर के मित्तल जी, रजिस्ट्रार डॉक्टर जितेंद्र भारद्वाज जी, प्रोफेसर विकास कुमार जी जो कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कन्वीनर हैं हॉबी क्लब के, डॉक्टर लाज कौशल जी जो कि प्रसिद्ध कवित्री भी हैं, साहित्यकार हैं, हमारे बीच में उपस्थित बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी वीएम बेचैन जी जो कि आप आज के इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं और हमारे बहुत पुराने साथी रहे हैं। तो उपस्थित नवोदित रचनाकार, हमारी प्यारी बेटियां और विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं। मैं आज इस वेबिनार में जब वीएम बेचैन सर से बात हुई कि आप मोटिवेटर के रूप में इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़ें और जो नवोदित कवित्रियां हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के जो छात्र छात्राएं हैं, मोटिवेट करें और साहित्य के प्रति उन्हें जागरूक युवाओं के संस्कार निर्माण में साहित्य की क्या भूमिका होनी चाहिए, मैं इस विषय पर आज आप सबके साथ बातचीत करना चाहूंगी। मैं विषय को दोबारा पढ़ रही हूँ, युवाओं के संस्कार निर्माण में साहित्य की क्या भूमिका है। जैसा कि आपने विषय को सुना कि युवाओं के लिए साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्य सृजन या साहित्य पढ़ना दोनों ही अलग अलग विधाएं हैं। साहित्य का सृजन करना, रचना करना और साहित्य पढ़ना युवाओं के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है। रामचंद्र शुक्ल जी की बात से मैं यहाँ पर शुरुआत करना चाहूंगी। उन्होंने कहा था कि साहित्य जनता का चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यानी कि समाज के अंदर हम लोगों का जो व्यवहार है उस व्यवहार का प्रतिबिंब यानी कि उसका स्वरूप साहित्य है। साहित्य में समाज के अंदर जो भी जागृतियां हैं, कुरीतियां हैं या समाज में जो कुछ भी चल रहा है उस सब का प्रतिबिंब हम साहित्य में सृजन कर सबके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। युवाओं के लिए साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि साहित्य जो है वो भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जब तक किसी मनुष्य में भावनाएं नहीं होंगी उसके अंदर साहित्य सृजन और साहित्य पढ़ने के प्रति रुचि नहीं होगी। भावनाएं युवाओं के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर हमने सही पात्र बनाने हैं, हमने देश के लिए सच्चे नागरिक बनाने हैं, समाज के लिए सच्चे नागरिक बनाने हैं, तो युवाओं के अंदर भावनाओं का संचार होना बहुत जरूरी है। युवाओं के अंदर भावनाएं पैदा होना बहुत जरूरी है। आज का जो परिदृश्य है वो हम सबको, सभी बच्चों को, बड़ों को ज्ञात है। सामाजिकता कम हो रही है, हम सामाजिक कम हो रहे हैं। हम आपस में बातचीत करने की बजाय फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर अपना समय व्यतीत करते हैं। इसलिए युवाओं को भावनाओं से जोड़ने के लिए, युवाओं में भावनाएं पैदा करने के लिए साहित्य एक अहम भूमिका निभा सकता है। इसलिए आप सभी युवाओं को साहित्य पढ़ना भी चाहिए और जब आप बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे तो आपके अंदर साहित्य सृजन की भी एक कला उत्पन्न हो जाएगी। भावनाएं हैं वो संस्कारों को पैदा करती हैं। जब आपके अंदर भाव होंगे तो आपके अंदर अच्छे संस्कार भी उत्पन्न होंगे। इसलिए साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि साहित्य से भावनाएं आएंगी और भावनाओं से युवाओं के अंदर संस्कार आएंगे। युवाओं के अंदर नैतिक मूल्यों के प्रति अगर जागरूकता लानी है तो साहित्य उसके लिए एक बहुत ही मुख्य रोल प्ले करेगा। मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी के बारे में छोटी सी चर्चा करना चाहूंगी जिसका नाम है ईदगाह। प्रेमचंद जी की बहुत सी कहानियों में सामाजिक व्यक्तित्व और सामाजिक कैरेक्टर थे। उन सामाजिक व्यक्तित्व के जरिए उन्होंने बहुत से लोगों को, उस साहित्य को पढ़ने वाले लोगों के अंदर सामाजिक दृष्टिकोण पैदा किया, भावनाएं पैदा की। ईदगाह कहानी के अंदर हामिद के जो कैरेक्टर था, हामिद का जो व्यक्तित्व था, उससे उन्होंने समाज में प्रेरणा देने का काम किया। और प्रेमचंद जी की जितनी भी कहानियां हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी उपन्यास हैं, उनमें जितने भी व्यक्तित्व थे, उनको पढ़ने के बाद हमें समाज के अंदर जो भी चीजें फैल रही हैं उनके बारे में और भावनाओं के बारे में पता चलता है।
हम मोहन राकेश जी की कहानियों के बारे में बात करें, मैथिली शरण गुप्त जी की कहानियों के बारे में बात करें, चाहे मृदुला गर्ग जी की कहानियों के बारे में बात करें, कृष्णा सोबती जी के बारे में बात करें, यशपाल जी की कहानियों के बारे में बात करें, या कमलेश्वर जी की कविताओं और कहानियों के बारे में बात करें, जयशंकर प्रसाद जी की कविताओं के बारे में बात करें, चाहे वो पंत हैं, निराला हैं, महादेवी वर्मा हैं, भारतीय साहित्य की बात करें या अन्य किसी भी भाषा के साहित्य की बात करें, चाहे वो पाश्चात्य संस्कृति का ही साहित्य क्यों ना हो, चाहे हम शेक्सपियर की बात ही क्यों ना करें, उन्होंने नाटकों के जरिए समाज के अंदर एक नई क्रांति लाने का कार्य किया। अपने साहित्य के जरिए उन्होंने लोगों को जागरूक किया, अपने साहित्य के जरिए उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया। तो साहित्य प्रेरणा देने का काम करता है, नैतिक मूल्यों को पैदा करने का काम करता है। कमलेश्वर जी की एक कहानी है जिसका नाम है दोपहर का भोजन। उस कहानी में जो मुख्य किरदार है, उसके घर उसके कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो खाना खाने के लिए आते हैं और वह उस समय ये सोचता है कि मेरे माँ जो है वो बहुत ही पुराने ख्यालों की है, बहुत बुजुर्ग है, और उनके पुराने ख्यालों को जानने के लिए वो उसे एक कोठरी में बंद कर देता है। दोपहर का भोजन करने के लिए बॉस जब आते हैं वो घर का निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि माँ एक कोठरी में बंद होकर कशीदाकारी कर रही है। तो वह पूछते हैं कि माँ इस कोठरी में बंद क्यों है। उस कहानी से वो युवाओं को ये प्रेरणा देते हैं कि आपके माता पिता जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो हम युवाओं का व्यवहार अपने माता पिता के प्रति कैसा रहता है। जब बॉस उनकी माँ को एक कोठरी में बंद कशीदाकारी करते हुए देखते हैं और उनकी कशीदाकारी की इतनी प्रशंसा वो करते हैं और वो ये कहते हैं कि मुझे आपके माँ के हाथ की बनी ये कशीदाकारी की चीज चाहिए, तो उसके बाद उस किरदार को पता चलता है कि मेरे जीवन में, मेरे जीवन के लिए मेरी माँ का क्या इम्पोर्टेंट रोल है। अगर मेरी माँ आज नहीं होती और ये कशीदाकारी मेरे बॉस को पसंद नहीं आती तो मेरा उनसे संबंध अच्छे नहीं बनते। और अपने बॉस के साथ उनके अच्छे संबंध बनाने में उनकी माँ का जो योगदान था वो उस कहानी से हम युवाओं को प्रेरणा देने का उन्होंने काम किया। तो इस तरह के जितने भी हमने साहित्यकारों की यहाँ पर नाम लिया, उनकी चर्चा की, उनके साहित्य को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से संस्कार को बनाने में, संस्कारों के निर्माण में इन साहित्यकारों की भूमिका है। मैं स्वतंत्रता संग्राम के समय की बात याद करूं, आज बहुत सी बेटियों ने वीर रस की कविताओं को पढ़ा। उसमें से कुछ स्वरचित थी और कुछ रचनाएं उन्होंने अन्य रचनाकारों की पढ़ी। वीर रस की जितनी भी कविताएं हैं, वीर रस का जितना भी साहित्य है, उस साहित्य की बदौलत स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा, एक नए हौसले का संचार हुआ। अगर उस वक्त साहित्य हमारे पास नहीं होता, ये साहित्य की विधा अगर मनुष्यों के पास नहीं होती, तो स्वतंत्रता संग्राम को इतना व्यापक स्तर पर चलाना संभव नहीं हो सकता था। मैं बात करूं कुछ महान शख्सों की, जिसमें विनायक दामोदर सावरकर जी की बात करूं, मैं बात करूं अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अगर समाज में हमने एक महत्वपूर्ण योगदान देना है, सामाजिक दृष्टिकोण के हिसाब से, पारिवारिक दृष्टिकोण के हिसाब से, राजनीतिक दृष्टिकोण के हिसाब से, तो साहित्य सृजन बहुत जरूरी है। साहित्य को पढ़ना और लिखना बहुत जरूरी है। साहित्य से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है। किताबों से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है। और ये जुड़ाव केवल और केवल युवा पीढ़ी में ही पैदा किया जा सकता है, बचपन से ही पैदा किया जा सकता है। जब आप स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जब युवा साहित्य से, किताबों से जुड़ेंगे और उनसे प्रेम करेंगे, तो आप आगे चलकर एक प्रेरणादायक इंसान बन पाएंगे और आप आगे चलकर देश के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान अपना दे पाएंगे, एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे, एक अच्छे पात्र बन पाएंगे और एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ साथ आपको एक नई इंफॉर्मेशन भी देना चाहती हूँ कि हमारे जितने भी महान शख्स आपने इस दुनिया में देखे हैं, उन्होंने चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जो भी कारगर काम किए हैं, उनके मन में एक रचनाकार छिपा हुआ है, एक कवि, एक कहानीकार छिपा हुआ है। वीर दामोदर सावरकर जी कवि भी थे और स्वतंत्रता संग्रामी भी थे और राजनेता भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी एक कवि भी थे और सफल राजनीतिक कार भी थे। मैं आपको ये पुस्तक दिखाने जा रही हूँ। ये पुस्तक है
नरेंद्र मोदी जी की, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हाँ, उनकी लिखी हुई ये कविताएं हैं। इस पुस्तक का नाम है आंख ये धन्य है। ये उसका हिंदी अनुवाद पुस्तक है, जिसे अनुवाद किया है डॉक्टर अंजना संधीर ने, और ये डॉक्टर अंजना संधीर के द्वारा ही मेरे तक पहुंची है। और यानी कि आज नरेंद्र मोदी जी जो राष्ट्र के निर्माण की बात सोचते हैं, देश हित की बात सोचते हैं, उनके मन में भी एक कवि छिपा है। ये बात शायद हम सब लोगों में से बहुत कम लोगों को मालूम होगी। हम बात कर रहे थे कृष्णा सोबती की कहानियों की बात करें तो उनकी कहानियों से हमें बहुत शिक्षा मिलती है। ये कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखित एक उपन्यास है जिसका नाम है गुजरात पाकिस्तान से हिंदुस्तान पाकिस्तान। तो इन ऐसी रचनाएं जब आप पढ़ेंगे, वीर दामोदर सावरकर की ऐसी बहुत सारी पुस्तकें आपको मिलेंगी जिनमें आपको बहुत साहित्य मिलेगा। उसको पढ़ने के बाद आपके अंदर जो संस्कार बनेंगे, साहित्य से युवाओं के अंदर धैर्य, गंभीरता, राष्ट्र प्रेम, सामाजिकता, बौद्धिक विकास, आपका मानसिक विकास, मानसिक संतुलन, भावनात्मक विकास और योग्यताओं में आपकी हिफाजा होगा, पारिवारिक और सामाजिक जुड़ाव आपका होगा। ये सभी जो गुण है ये केवल और केवल साहित्य पढ़ने से ही उत्पन्न होंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक बात कही थी, हम युवाओं के मस्तिष्क में सूचनाएं उड़ेल रहे हैं। और आज के परिदृश्य में 21st सेंचुरी के दौरान जब हम सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं, हम इस बात को चरितार्थ होते हुए देख रहे हैं। हम अखबार से दूर हो गए हैं, न्यूज चैनल से दूर हो गए हैं, हम साहित्य से दूर होते जा रहे हैं, अच्छी किताबों से दूर होते जा रहे हैं। बहुत से कम युवा होंगे जो लाइब्रेरी जाकर साहित्य की किताबों को पढ़ते होंगे। आज केवल और केवल व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के जरिए हम सूचनाएं अपने मस्तिष्क में डाल रहे हैं जो कि साहित्य नहीं है। ये डिफरेंस आप युवाओं को पहचानना होगा, ये डिफरेंस हमें समझना होगा। गूगल पंडित हमें हर चीज की इंफॉर्मेशन दे सकता है और गूगल पंडित का हमें इस्तेमाल आगे भी करना होगा, लेकिन गूगल पंडित साहित्य की जगह नहीं ले सकता है और ना ही जो महान साहित्यकार हैं उनकी रचनाओं की जगह ले सकता है। आप गूगल पंडित के जरिए जो इंफॉर्मेशन चाहे वो निकाल सकते हैं, इसलिए ये आपके ऊपर है कि आप उस गूगल से सर्च क्या करते हैं। इसलिए मैं आप सभी, आप मुझसे बहुत छोटे हैं, हमारे प्यारे बच्चे हैं, आप आने वाले देश का भविष्य हैं। आप जानते हैं कि पूरी सृष्टि में, पूरे संसार में आज भारत देश ही है जो कि युवाओं का देश है। आज सबसे ज्यादा संख्या जो है युवा पीढ़ी की वो भारत देश के अंदर है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश की कमान आने वाले समय में युवाओं के हाथ में होगी और ऐसे युवाओं के हाथ में होगी जो हर तरह से समृद्ध होंगे, शिक्षा में समृद्ध होंगे, साहित्य में समृद्ध होंगे, ज्ञान विज्ञान में समृद्ध होंगे, राजनीति में समृद्ध होंगे। इसके लिए संस्कारों का होना बहुत जरूरी है और संस्कार केवल और केवल भावनाओं से आते हैं, भावनाएं केवल और केवल साहित्य से ही उत्पन्न होती हैं। इसलिए आप सभी अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें। आज मेरी बहुत सारी बहनें साहित्य सृजन कर रही हैं। मैं उन सब से एक हिदायत के रूप में आप सबको एक बात कहूंगी कि आप सभी साहित्य सृजन करें, लेकिन उससे पहले आपको साहित्य पढ़ना होगा, क्योंकि जैसे बिना सुने आप अच्छे वक्ता नहीं बन सकते, यानी कि अ पर्सन हु इज अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर, ये एक प्रोवर्ब है। उसी तरह से जैसे आप अच्छा साहित्य अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप अच्छा सृजन नहीं कर सकते। एक सीमित दायरे में आपका सृजन सिमट जाएगा। आपको अगर अपने दायरे खोलने हैं सृजन के लिए, आपको शब्द कोश चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि मर्यादित भाषा क्या है, मर्यादित शब्द क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि साहित्य में वर्जित शब्द क्या हैं, जिनका हमें साहित्य सृजन में कविताएं लिखते हुए, गजल लिखते हुए उनका इस्तेमाल नहीं करना है। उन वर्जित शब्दों का आपको ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए आपको साहित्य पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े ये सब ज्ञान नहीं मिल सकता है। इससे
जुड़ी एक और बात कि गजल अगर हम लिखते हैं तो उसकी क्या टेक्नोलॉजी है, छंद क्या होते हैं, छंद मुक्त क्या होता है, गजल की व्याकरण क्या है, दोहे की व्याकरण क्या है, मुक्तक क्या होते हैं, ये सब की जानकारी आपको होना जरूरी है। और ये सब पढ़ने से ही आएगा। आप बहुत युवा हैं, आप इस उम्र में अगर किताबों से प्रेम जागृत कर लेंगे तो आता उम्र आखिरी सांस तक आपको किताबों से प्रेम रहेगा। और किताब बहुत अच्छा साथी है। हमें कोई बात करने के लिए मिले नहीं मिले, लेकिन अगर हमें पुस्तक हमारे पास है तो हम ना तो बोर होंगे, ना हम उदास होंगे, और कोई भी परिस्थिति आएगी हमारा संतुलन उसमें बना रहेगा अगर हमारी दोस्ती साहित्य से है, किताबों से है। मैं यही कहूंगी कि जितना हो सके आप स्वरचित कविताएं किसी भी मंच पर पढ़ें, और अगर आप किसी की रचना को लेते हैं तो उस रचनाकार का नाम आभार सहित उस मंच पर अवश्य लें। बहुत बहुत शुक्रिया बेचैन सर, और मैं पूरी यूनिवर्सिटी के सभी प्रोफेसर्स का और वीसी साहब का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस पटल पर आपने जोड़ा और बच्चों के साथ बात करने का ये मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बहुत बहुत आभार आप सभी का। वंदे मातरम।